सो गाइस वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना रखूँ, छोटी रखूँ, बट हर एक सब्जेक्ट को बताने में, सब कुछ बताने में थोड़ा टाइम लग गया। सो वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी यश वर्मा। तो फिर सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट में बहुत टाइम लेता हूँ मैं हमेशा, मुझे ध्यान आ रहा है। मैं अपनी पूरी वीडियोस देखता हूँ। तो फिर मेंस की स्ट्रैटेजी सीधा इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो 3 मेजर एग्जाम्स हैं, IBPS PO, SBI PO एंड RRB PO, एंड इनके क्लर्क्स भी। पर मैंने क्लर्क का एग्जाम दिया नहीं, ना मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा, तो फिर मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। ऑल्दो रहता है ऐसा ही है, मैंने कुछ मॉक दिए हैं। तो फिर सीधा आते हैं एग्जाम्स पे। तो मेरे को वीडियो बनाने में टाइम लग गया, मैं बताऊंगा क्यों। तो फिर सबसे पहले मेंस के लिए कुछ मैं ओवरव्यू दे देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कट ऑफ 50% के ऊपर रेयरली जाता है, बहुत मुश्किल जाता है। 50-55% के ऊपर कट ऑफ जाएगा नहीं। तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है और सेलेक्टिव करना है। सेलेक्टिव से मेरा मतलब क्या है, सपोज करिए सेलेक्टिव पढ़ना भी है एंड सेलेक्टिव करना भी है। जैसे एक DI है, ठीक है, एंड DI में 5 क्वेश्चन है। तो 5 में 2 ऐसे होंगे या 3 ऐसे होंगे जो डुएबल होंगे, और बाकी के 2 या 3 ऐसे होंगे जो कि लेंदी होंगे, या ऐसे होंगे जो कि बहुत टाइम टेकिंग होंगे। तो जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है उनको ही पता है ना कि अप्रोच, मैं बहुत बार बोला हूँ, अप्रोच इज एवरीथिंग। तो अप्रोच मेरा मतलब ये नहीं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, ये सब भी होता है, पर अप्रोच में मेरा मेन मतलब यही है कि क्या सॉल्व करना है क्या नहीं करना है। सेलेक्टिव पढ़िए और सेलेक्टिव करिए। आप देखिए 200 मार्क्स मेन से 200 में 200 कट ऑफ जा नहीं रहा, 200 में से 160 जा नहीं रहा, 200 में से 120 आपके आ गए तो भी मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ईजिली क्लियर होते हैं। ठीक है, तो फिर सेलेक्टिव पढ़िए। तो फिर अब मैं बताता हूँ मेरे को टाइम क्यों लगा। देखिए मेरी एज 20 थी, मुझे पता था मैं RRB PO ही दे पाऊंगा, बाकी मैं ये दोनों के मेंस दे नहीं पाऊंगा, मेंस का प्री भी नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मैंने इसके बारे में उतना देखा नहीं, क्योंकि मेरा प्री का रिजल्ट आया RRB PO का, तो मैंने RRB PO मेंस पे ज़्यादा फोकस किया। देन तो मेरे को 2-4 दिन इसलिए लग गए क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था काफ़ी कि IBPS PO एंड SBI PO के मेंस में क्या है, लाइक RRB PO से कितना डिफरेंट है। एंड मैंने इनफैक्ट IBPS PO का एक मेंस दिया भी, 2019 का शायद क्वेश्चन पेपर है, वो मैंने पूरा लगाया, पूरा का पूरा लगाया, हर एक क्वेश्चन किया, PDF डाउनलोड करके, टाइम लग गया, पर मैंने पूरा क्वेश्चन लगाया, एक क्वेश्चन करा। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मेंस को करना है। तो मैंने RRB को करा, बट मैंने इसका भी पढ़ा, काफ़ी देखा। तो मैं बेसिकली वही इन दोनों को समाप्त करके मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ RRB को बता देता तो फिर थोड़ा सा आप लोग के लिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि यार ये बता रहे, बट मीन्स तो ऐसे आता है। तो फिर मैंने पूरा ही जानने की कोशिश की कि पूरा ही बता दूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ने बहुत बार ये भी सुना होगा कि सब कुछ जो है एग्जाम में, दैट इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी, स्पीड डजेंट मैटर। बट ब्रो अगर आप RRB PO अगर आप दे रहे हो, देन इसमें स्पीड मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर कर रही है ना, एक्यूरेसी तो सब में मैटर कर रही है, बट इसमें स्पीड मैटर कर रही है। बिकॉज इसमें के क्वेश्चन ईजी हैं। अब जैसे मैंने IPS PO का दिया, तो मैंने उसमें नोटिस किया कि जो स्पीड मैथ्स है, ये जो DI है, जैसे स्पीड मैथ्स में इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के, पर RRB PO में 5 क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज के, और 5 ईजी, इनमें 2 थे वो भी कॉम्प्लिकेटेड थे। तो फिर अगर आप RRB PO फोकस करें तो आप भूल जाइए कि स्लो करेंगे एक्यूरेसी के साथ, इसमें भी स्पीड मैटर कर रही है यार। तो मैं स्पीड मैटर, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि अंधे में करते रहो, पर एक्यूरेसी के साथ स्पीड के साथ दो, क्योंकि RRB PO इस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी आ जाता है। IPS PO SBI PO यहाँ है, तो RRB PO यहाँ है, लाइक बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो फिर मैंने ये चीज़ नोटिस की, एंड ऐसा नहीं है कि अलग ही है एग्ज़ाम तो वही, बट अगर आप RRB PO पे फोकस कर रहे हैं देन आपको स्पीड भी देना पड़ेगा एक्यूरेसी के साथ साथ। बाकी डिफिकल्टी लेवल तो अगर इसकी 80% है तो इसकी 95% है, इन दोनों की ऐसा ही है। बाकी अब आते हैं हम लोग किस पे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे। ये तो ओवरव्यू दे रहा था मैं, तो गाइस अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे आते हैं। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव सब पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। सो गाइस सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश। तो फिर क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत लोग ने ऐड किया था, काफ़ी लोग से बात हुई, तो फिर सब यही कह रहे थे कि इंग्लिश में आपसे एडिटोरियल से कैसे कर लिए। तो मैंने बताया, फिर देवर लाइक कि हाँ यू बीन ग्रोन अप इन लखनऊ, और आपने एक अच्छी स्कूलिंग की है इसलिए आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, बट हम लोग ने UP बोर्ड से पढ़ा वगैरह वगैरह। तो फिर आई थिंक हाँ उसका रोल है थोड़ा, कि मैंने सिर्फ, क्योंकि मैं बचपन से इंग्लिश आई वॉज ऑल इन इंग्लिश, तो फिर उसके बाद आई रेड सो मेनी बुक्स। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ के मेरी ग्रामर ठीक हो गई थी अपने आप। तो फिर भी स्टिल मैं फिर भी यही बोलूँगा कि देखिए मेरे ख्याल से 3 मेजर चीज़ है इंग्लिश में। पहला हो जाएगा आपका ग्रामर, दूसरा हो जाएगा वोकैब, और तीसरा हो जाएगा रीडिंग। तो अभी भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इन दोनों पे 20% फोकस कर रहे हैं तो भी इस पे करिए 60, क्योंकि रीडिंग स्टिल मैं बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ग्रामर वो कैब यार, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप 120 रूल्स पढ़ रहे हैं, 500 रूल्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो यार ये तो सब्जेक्ट की तरह तुम इसको ले रहे हो ना, पर ये एक लैंग्वेज है, तो इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ो। लैंग्वेज कैसे आती, हिंदी कैसे आई? अगर आप स्कूल ना भी जाते तो अभी आप हिंदी बोल लेते,
क्योंकि रीडिंग रीडिंग बोलना बोलना तो फिर ऐसे तेज़ होगा ना। एंड ग्रामर और वोकैब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनको अब जिनने बचपन से नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आई वुड से कि मेन फोकस आप रीडिंग पे दीजिए, बुक्स पढ़िए। इतनी सारी बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, और इतनी सारी नॉवेल्स आती हैं, नॉवेल्स पढ़िए। या फिर बहुत लोग बोलते हैं सीरीज़ देख लीजिए, सीरीज़ मैं तो प्रेफर करूँगा नहीं देखिए, क्योंकि टाइम वेस्ट ही है, मैं कभी नहीं देखा। तो फिर रीडिंग करिए, नॉवेल्स पढ़िए। और अभी मैं रीडिंग बोलूँगा, इस पे फोकस करना है, आप कर लीजिए। 120 रूल्स भी आपको देखने देख लीजिए, उसमें मैं क्या करता हूँ। बट मेरी प्रेफरेंस जो मैं सजेस्ट करूँगा वो तो ये कि रीडिंग फोकस करिए। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, या लैंग्वेज है, ये कोई तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है कि तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। तो रट रहे हो ना यार तुम। मैंने 2-4 रूल्स देखे थे लोगों के कहने पे, ये कि बोथ एंड नॉट ये सब साथ नहीं लगता वगैरह वगैरह। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम रीडिंग करो, तुम्हें अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ यार, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। क्योंकि आरसी इतना ज़्यादा, जैसे मैंने डीआई की बात की अभी, तो जब डीआई आप पढ़ रहे हैं ना, टेस्लेट आ गई, आप उसको एकदम से पढ़ के एकदम से समझ जाएंगे ना, तो आप अपनी रीडिंग को थैंक करेंगे कि हाँ मेरी रीडिंग बहुत तेज़ है। एक सेकंड फिर आप खुद को थैंक करेंगे कि मेरी रीडिंग बहुत तेज़ है, तभी मैं इतनी जल्दी डीआई सॉल्व कर पा रहा हूँ, डीआई समझ पा रहा हूँ, डीआई क्रैक कर पा रहा हूँ। तो फिर रीडिंग पे बहुत मेन फोकस दीजिए। तो इंग्लिश के लिए स्टिल मैं रीडिंग को प्रेफर करूँगा। ग्रामर वो क्या करनी है करिए, बट मेरा सजेशन यही है कि, और रीडिंग के लिए क्या करना है, कहाँ से करना है, काफ़ी लोग बोलेंगे, तो फिर मैं बता देता हूँ। द हिंदू एडिटोरियल ही मैं सजेस्ट करूँगा अभी भी। टेलीग्राम पे मिल जाएंगे द हिंदू एडिटोरियल। अगर आप ना समझ पा रहे हो उन एडिटोरियल, क्योंकि थोड़ी हार्ड लैंग्वेज होती है, शुरुआत में तो मुझे भी नहीं समझ आता, ये सब लिखा गया है। तो सुबह 7 या 8 बजे निमिषा बंसल मैम है, उनकी वीडियोज़ आती हैं उनके चैनल पे, एडिटोरियल जो आते हैं हिंदू एडिटोरियल, उनको वो समझाती हैं, उनको वो ट्रांसलेट भी करती हैं हिंदी में, एंड पूरा समझाती हैं। तो आपको हर एक चीज़ की मतलब पता चलता है। और जो वोकैब है ना, ये अपने आप कवर हो जाएगी यार, इसमें तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। और ग्रामर ये भी अपने आप कवर हो जाएगी, तुम खुद ही समझ लग जाओगे। द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, रीडिंग करो, बुक्स पढ़ो, नॉवल पढ़ो। और हिंदू एडिटोरियल नहीं समझ में आएंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहे थे शुरुआत में कि यार ये इतनी 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 कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश होती है। देन निमिषा बंसल मैम की वीडियो आती है सुबह 7-8 बजे, लाइव आती है, तो तुम जब भी उठना सो के जब भी करना, देन आप क्या कर सकते हो, आप उनकी वीडियो उठना देखना, 2x पे देखना, 1.5x पे देखना, जैसे देखना देखना, समझ जाना कि एडिटोरियल्स को कैसे रीड करना है। फिर आप जब करीब 15-20 दिन की वीडियोस देख लेंगे ना, मैं आई एश्योर यू, आई गारंटी कि आप जब 1 महीने बाद उस एडिटोरियल को खुद पढ़ेंगे, देन आप, अगर आज आपको एडिटोरियल समझ आ रहा है 20%, तो तब आपको समझ आएगा 70%। आपको खुद के अंदर चेंज दिखेगा। नहीं मेरी बात माननी, आप खुद ट्राई कर लीजिए। तो फिर इंग्लिश के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा। सो लेट्स कम टू, अब आते हैं जीएस पे, ठीक है। सो गाइस, कमिंग टू जीए, जनरल अवेयरनेस, इसको मैं बहुत बेसिक रखूँगा क्योंकि बहुत लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको, फिर समझने में दिक्कत होती है क्या बताना चाह रहा है बंदा। तो फिर डेली 30 मिनट पढ़ लो जो करंट अफेयर आए, या तो पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट ऑन दिस प्लैनेट इज बेटर देन अफेयर्स क्लाउड। यार उससे बेटर कुछ नहीं है, मतलब सबसे अच्छा सोर्स जीएस का फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन अफेयर्स क्लाउड, इससे बेहतर कुछ नहीं है भाई। और अफेयर्स क्लाउड देखो, इसमें डेली पढ़ लो रोज 30 मिनट। एंड इनफैक्ट जो मंथ एंड में इसके आते हैं 100 Q&A मंथली वाले, तो आप ये डेली पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये डेली पढ़ रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, आप करंटली अवेयर हो कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या चल रहा है, ठीक है। देन 100 Q&A जब आप मंथ एंड, लाइक आपने 1 से लेके 27 मतलब मंथ के जो 100 Q&A तो बाद में ही आते, तो जब आप ये पूरा मंथ का आप कवर कर चुके हो, तो जब ये 100 Q&A आएंगे, आप इसको खोल के देखोगे, देन आपको पहली बात तो आपको सब कुछ पता होगा कि, क्योंकि जो आप 100 Q&A आ रहे हैं वो इसी मंथ के हैं, तो आपको ये तो ऑलरेडी पता है ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बार। तो वो आपके लिए एक रिवीजन की तरह काम करेंगे। एंड ये भाई इन ये लोग बेस्ट निकाल के देते हैं, क्योंकि मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने जी 15 दिन पढ़ी है, 15 दिन या 10 दिन पढ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी है। और मैंने कैसे, मैं आपको अपना टाइम टेबल दिखा दूंगा मैंने क्या किया था। हाँ 15 दिन, क्योंकि मेरा 1 अक्टूबर को शायद एग्ज़ाम था, और 15 सितंबर को मैंने जी पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने ऐसे टाइम टेबल बना दिया था कि मई की ये वाली Q&A 2 दिन में कंप्लीट करी, फिर जून की 2 दिन में कंप्लीट करी, फिर जुलाई की 2 दिन में, अगस्त की 2 दिन में, तो ऐसे 2-2 दिन में सारी कंप्लीट करी। फिर आखिरी में रिवीजन किया, एक ही दिन में 4-4 का 400 क्वेश्चन पढ़ता था। मैंने आखिरी में सिर्फ जी पे ध्यान दिया था। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 15 दिन पढ़ के आई गॉट 8.75 आउट ऑफ 40। आपको कम लगेगा क्योंकि हाँ कम है, बट मैंने बाकी लोग के भी स्कोर काट दिए जो लोग 4-4 महीने से पढ़ रहे थे, 10-10 महीने से पढ़ रहे थे, 1 साल से पढ़ रहे थे, उन लोग का भी मैंने स्कोर काट दिया। वो लोग काफ़ी टाइम से पढ़े, स्टिल उनके भी 10-12 मार्क्स आए, उससे ऊपर नहीं आए, क्योंकि जीए हार्ड आती है यार, और जीए काफ़ी हार्ड आती है। तो मैं इतने मार्क्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे इतने मार्क्स 15 पढ़ के आपके भी आ जाएंगे। मेरा कहीं ना कहीं अलग फैक्टर था, क्योंकि
लक फैक्टर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो अफेयर्स क्लाउड है वो इतना ज़्यादा प्रिसाइज और इतना ज़्यादा बढ़िया से देता है कि इनकी सिर्फ पढ़ के, मैंने बोल्ड सीरीज भी पढ़ी थी ऑलिव बोर्ड की, पर मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। ऑलिव बोर्ड की मंथली बोल्ड सीरीज आती है, वो भी मैं, मुझे लगा अफेयर्स क्लाउड कम तो नहीं पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन, तो मैं बोल्ड देखा था, ज़्यादा नहीं देखा था, थोड़ा बहुत देखा था। तो अफेयर्स क्लाउड मैंने पढ़ा, तो मैं यही प्रेफर करूँगा। जीए को ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो अगर मैं बहुत सिंपल रखूँ जीए को, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। आप ये बात सुन लीजिए, आपके जीए में आई एश्योर अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो रुकिए, डेली आज से 30 मिनट जीए को दीजिए, 30 मिनट डेली जीए को दे दीजिए, और जब मंथ एंड पे वो 100 घंटे आए तो उसको पढ़ लीजिए। एंड अगर आप और भी बोर हो रहे हो और आपको जीए पढ़ने का मन हो, अच्छा लग रहा है, तो ऑलिव बोर्ड की बोल्ड सीरीज, जो कि मैं दूसरा सोर्स बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक सोर्स कम पड़ जाता है, सिर्फ क्लाउड अफेयर्स पर रिलाई करेंगे तो कुछ चीज़ें होंगी, न्यूज़ होंगी जो कि वो लोग नहीं कवर करें, तो वो शायद कम पड़ जाए। तो ऑलिव बोर्ड की बोल्ड भी देख सकते हैं, पर अगर बेसिक सम आप यही है, रोज़ 30 मिनट पढ़ो यार। आज से जीए पढ़ोगे, शुरुआत में नहीं अच्छा लगेगा, बाद में अच्छा लगने लगेगा। मेरा मेंस निकल के उसके बाद मैं अभी भी जीए पढ़ रहा हूँ डेली, क्योंकि मेरी आदत, एडिटोरियल में मैं रोज़ पढ़ता हूँ, जीए में मैं रोज़ पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है अब। तो फिर रोज़ 30 मिनट जीए पढ़ो और Q&A करो, जो 100 Q&A आते हैं अफेयर्स क्लाउड के, उस वो बेस्ट है भाई, उनसे बेटर कुछ नहीं है। और ऑलिव बोर्ड की बोल्ड सीरीज देख लो, मंथली और वीकली भी देख सकते हो। तो जीए में यही है बाकी। तो गाइज लेट्स जंप टू क्वांट्स। तो क्वांट्स पे आते हैं। तो ये एक ऐसा है सब्जेक्ट जिसमें IBPS एंड SBI PO एक तरफ रखता हूँ मैं, एंड RRB PO एक तरफ रखता हूँ। बाकी RRB PO एंड बाकी क्लरिकल जो एग्जाम्स होते हैं क्लर्क वाले, वो एक तरफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें स्पीड मैथ्स और DI मेन फोकस, और इसमें भी DI मेन फोकस, क्योंकि अब देखिए स्पीड मैथ्स में इसमें भी फोकस बोलूँगा, क्योंकि स्पीड मैथ्स की इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग स्पीड मैथ्स को मेरा समझ रहे थे इट्स ऑल अबाउट बस तुम्हें सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्विटीज आना चाहिए, बट नहीं, ये बहुत कुछ है उससे ऊपर, तुम्हें सब आना चाहिए, नंबर सीरीज वगैरह। एंड इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जो कैलकुलेशन है स्पीड मैथ्स के अंदर, मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको रेशियो टू परसेंटेज आना चाहिए, मतलब रेशियो एंड परसेंटेज आना चाहिए, और फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे परसेंटेज फ्रैक्शन है, जैसे कहीं लिखा है 12 1/2%, तो आप उसको देखते ही बोलो ना कि ये 1/8 है, आपको मतलब तुम दिमाग में, माइंड पे तुरंत आ जाना चाहिए। और स्क्वायर्स आना चाहिए आपको, क्यूब्स आना चाहिए आपको, तुरंत डिफरेंस करना, समअप करना आना चाहिए। जैसे कि कोई बोल रहा है 100 - 48 तो तुरंत 52 पता होना चाहिए आपको, बहुत तेज़ कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। तो ये स्पीड मैथ्स को अगर आप तेज़ रखेंगे, आप जो बेसिक मैथ्स है वो आपकी बहुत अच्छी है, तो वो स्पीड मैथ्स मैं काउंट करूँगा। तो जो RRB PO एंड जो बाकी क्लर्क एग्जाम है, उसमें जो DI भी आती है, वो भी मेन किन अरिथमेटिक टॉपिक्स पे आती हैं। मैं क्यों बोलता हूँ अरिथमेटिक कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं आ रहा था समझ में, प्रोबेबिलिटी छोड़ो, मेंसुरेशन नहीं समझ आ रहा छोड़ो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप क्यों याद करोगे कि सर्कल का एरिया क्या है, क्यों, क्या मतलब रेक्टेंगल का क्या होता है, जो भी सब कुछ क्या फ़र्क पड़ता है, पता भी नहीं भाई मुझे, क्यूबॉइड का जैसे सरफेस एरिया, कुछ नहीं। ठीक है। सो DI जो RIP एंड क्लर्क में आएंगी, उसमें आपको जो मेन टॉपिक्स का बहुत लोग पूछे थे, तो मैं बता दे रहा हूँ। मेन टॉपिक जिसमें कवर करने हैं, वो आपको रेशियो परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, और थोड़ा प्रॉफिट लॉस वगैरह पढ़ लीजिए, SICI वगैरह अगर आपका मन करे। बट एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ये दोनों बहुत बेसिक है। स्पीड मैथ, RIP और बाकी क्लरिकल एग्जाम्स के लिए। सो अब IPS एंड SBI में जो DI आती है, उसमें थोड़ा कोर अरिथमेटिक टॉपिक्स आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं अरिथमेटिक टॉपिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसमें भी पहले तो एवरेज और रेशियो परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें मेरे ख्याल से प्रॉफिट लॉस भी आप कर लीजिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस कर लीजिए, टाइम एंड वर्क कर दीजिए, और क्या होता है SICI कर लीजिए बस। क्योंकि आई गेस अगर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं क्वांट्स में, 25 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अबव एवरेज जा चुके हो। अब जैसे इसमें SBI IPS में इतना ज़्यादा टाइम रहता है क्वांट्स के लिए, फिर भी लोगों के 20 मार्क्स आ जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ पाते जल्दी। मैंने नहीं बोला किसी के नहीं आते, पर बहुत मुश्किल, रेयरली जो एवरेज स्कोर जाता है वो 10-12 मार्क्स जाता है। तो फिर कैसे जाते हैं आप जो मेंस दे रहे हैं, मतलब वो पढ़ लिख के आए, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है फिर भी, क्योंकि जो इसमें स्कोर करने वाला है वो अप्रोच, मैं हमेशा अप्रोच ही बोलता हूँ, क्योंकि आई गेस अप्रोच से बेहतर, अप्रोच अगर आपकी बेहतर है, तब जैसे कोई DI है, 5 क्वेश्चन है, आप इतनी DI लगा लीजिए, आप देख के बोल दें कि ये 30 सेकंड के हैं, और ये जो बाकी ये 3 है इनमें 2 मिनट लगेगा, तो बस जो 30 सेकंड वाले इनको करिए फट से। इट्स अबाउट रन उठाने हैं तुमको, ये तो मैं
क्रिकेट मैच चल रहा है तो मैं रन उठाने हैं। जो पहले जैसे IPS पे भी दे रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ दे रहे हैं, तो मेंस भी दे रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले कूदिए ना उस पर जो फास्ट स्कोरिंग है। जैसे कहीं आपको नंबर सीरीज दिख गया, तुरंत करो यार उसको, नंबर सीरीज करो। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज दिख गया, तुरंत भागो उस पर, तुरंत वो करो। बाकी जो बड़े बड़े DI हैं, आप सीधा उस पर बैठ गए भाई, क्या पता आपका टाइम निकल जाए, आप ये भी ना कर पाए जो ईजी मार्क्स मिल रहे थे। क्योंकि भाई मेंस में अगर आपके क्वांट्स में थोड़े ज़्यादा मार्क्स है किसी से, तो जैसे किसी के 15 आ रहे हैं और आपके 20 आ रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि RRB में तो 1.25 से मल्टीप्लाई भी हो जाता है। ठीक है, तो आपके असलियत में यहाँ पे 5 मार्क्स जाते हैं, पर आपके असलियत में 6.25 मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो अप्रोच क्वांट्स इज ऑल अबाउट अप्रोच। कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से क्वेश्चन करने हैं। सेलेक्टिव करो यार, सेलेक्टिव करो, जो आपको पता जाना चाहिए कौन से क्वेश्चन। इतना प्रैक्टिस कर लो, आप देख के बता दो कि अच्छा इस क्वेश्चन में टाइम लगना है, इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। तो क्वांट्स में मैंने अभी आपको बेसिक टॉपिक बता दिए हैं, अरिथमेटिक के भी, क्योंकि आप आई स्टिल से कि भाई पूरी अरिथमेटिक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों सब पढ़ रहे हो भाई। और स्पीड इज़ एवरीथिंग, जो आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन है, सम है, डिफरेंस है, और ये सब है, ये सब बहुत तेज़ है। DI पास आ रही है, 2 करनी 3 नहीं करनी, ये आपको पता होना चाहिए। और जो DI आती हैं तो अरिथमेटिक कोर कंसेप्ट आएंगे, तो बेसिक कंसेप्ट आएंगे, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। और इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ, जो RC होती है, इंग्लिश में RC मैंने आपको स्टार्ट बताया था, उसको आप फास्ट करोगे तो आप DI जल्दी समझोगे, जल्दी पढ़ोगे। क्योंकि बहुत लंबा DI है, आपकी इंग्लिश तेज़ है, आप फट से पढ़ लिए, फट से कंप्लेंट कर लिए, फट से समझ लिए, तो आप जल्दी ड्रॉ कर पाओगे ना। बाकी बंदा क्या पता धीरे समझे। तो क्वांट्स के लिए यही है, इट्स ऑल अबाउट अप्रोच एंड बाकी अरिथमेटिक टॉपिक्स मैंने बता दी जो बेसिक है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। मेंस के अगर आप मेंस के मैंने जो पहली DI लगाई थी उसमें मुझे लग गए थे 30-40 मिनट। ठीक है, जब मैं मेंस की पहली बार DI लगाई थी तो स्टार्ट में टाइम लगता है, लेकिन बाद में खुद ही आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो DI आपको पता चल, क्योंकि भाई अब आप एग्जाम देने जाओगे, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपको पता रहना चाहिए ना क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। अगर आप सब पढ़ के जाओगे, अब मैं ये बता रहा हूँ, पर अगर आप सब पढ़ के आपको सब आ रहा है, तो भी आपको ये भी पता रहना चाहिए कि क्या उठाना है ना। और इनफैक्ट जब आप सेलेक्टिव भी पढ़ के आ रहे हो, तो भी आपको यही पता चलना चाहिए, तो आपके पास वाले ऑप्शन ही कम जाते, तो आप और अच्छे से जल्दी से उठा लोगे। तो और आप क्या होता है, बाकी से तेज़ हो, उस टॉपिक में कमांड अच्छी हो, तो सेलेक्टिव पढ़ो। और आपको पता रहना चाहिए क्या उठाना है, क्वेश्चन कौन से करने हैं, क्योंकि अप्रोच इज़ एवरीथिंग। आप सही अप्रोच से क्वेश्चन को उठाइए, आपको पता रहना चाहिए कौन से डुएबल है, कौन से नहीं है। और इट्स अबाउट रन बटोर रहे हैं आप, जितने रन हो पाए उतने रन स्कोर करिए, बटोरिए। जैसे नंबर सीरीज आ गई, कहीं मिली आपको कोने में, तो आप पहले उस पर जंप करिए ना, पहले उसको करिए, पहले उल्टा क्वेश्चन पर एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि टाइम तो है इसमें। तो मैं तो ये बोलूँगा, बाकी अब रीजनिंग पे आते हैं। यार इससे पहले मैं आपको सोर्सेज भी बता देता हूँ। DI के लिए आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करिए। हालांकि वो यही बोलते हैं कि अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल वो बहुत अच्छी अप्रोच देते हैं DI इसको लेके, तो उनको फॉलो करिए। और बाकी अंकुश लांबा सर भी DI को लेके बताते हैं। एंड अड्डा 24/7 पे एक सर है शांतनु सर, वो भी बहुत, उनका एक 0 to Hero सीरीज़ है, उसमें आप जो मैंने बेसिक अरिथमेटिक टॉपिक्स बताए हैं आप उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड उनकी भी DIs वो वो स्पीड में से बहुत फोकस करते हैं, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं इनफैक्ट। तो शांतनु सर को आप भी देख सकते हैं, वो भी बढ़िया है। तो अब आते हैं रीजनिंग पे। तो गाइस रीजनिंग, तो रीजनिंग पे आते हैं। तो रीजनिंग भी एक में क्रिटिकल रीजनिंग है अपनी, और पजल सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह एक साइड ले लेते हैं। एंड तीसरे में आपकी जो अब बाकी है कोडिंग, डिकोडिंग और सिलॉगिज्म, और जो कोडेड सिलॉगिज्म आती है एक तरफ। तो क्रिटिकल अगर आप कर रहे हैं प्रिपेयर, तो फिर इसमें ना आपको एक अनफेयर एडवांटेज हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे जो मेंस देते हैं, जो अच्छे खासी प्रिपरेशन करके हैं, वो भी क्रिटिकल छोड़ देते हैं। तो अगर आप क्रिटिकल कर रहे हैं तो एक अनफेयर एडवांटेज है आपको, अगर आप क्रिटिकल स्ट्रांग हो गए, अगर आप 4-5 दिन इसको दे दिए, फोकस दे दिए अच्छे से, तो क्योंकि ये तो क्रिटिकल रीजनिंग मेरिट शाइन नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप सर्च करें मेरिट शाइन क्रिटिकल रीजनिंग, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, बढ़िया है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, ये सोच बताऊंगा। और आपको अनफेयर एडवांटेज हो जाए अगर आप थोड़ा आगे निकल जाते हैं किसी से, तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे आते हैं। तो भाई इसके लिए भाई वन एंड ओनली अंकुश लांबा सर, इनसे बेहतर कौन ही बता सकता है भाई पजल के बारे में। तो मैंने सिर्फ इनकी वीडियोस देखी, जो सर्कल को ये थ्रेड मेथड से बताते हैं, एंड हर पजल को लेके जो अप्रोच रहता है, किसमें सिंगल पॉसिबिलिटी नहीं, किसमें डबल पॉसिबिलिटी नहीं, तो पजल के लिए अंकुश लांबा सर बेस्ट है, इनसे बेहतर कोई नहीं है मेंस के। पजल हो चाहे उसकी पजल हो, प्री की हो, अंकुश लांबा सर बेस्ट है। और ये जो एल्स है, जिसमें इसमें भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, RRB PO और SBI PO IBPS PO में फ़र्क पड़ता है। तो RRB PO में बेसिकली ईजी आता है, जो प्री में आती हैं वही आती है, सिलॉगिज्म सीधी आ जाएंगी, और
डायरेक्शन डिस्टेंस भी सिंपल आ जाएगा, पर जो IBPS PSBI में है उसमें थोड़ा सिलोगिज्म, रिवर्स सिलोगिज्म आ सकता है, और कोडिंग डिकोडिंग भी थोड़ा हार्ड आएगा। इनफैक्ट जो क्या था कोडेड सिलॉग्स आ जाए तो फिर जो IPS एंड SBI है उसमें भी, एंड RRBP और जो बाकी क्लरिकल एग्जाम है उसमें बस यही फ़र्क है। बाकी इसमें क्या ही है, मेन फोकस पजल है। जो पजल है ये तो आप करेंगे, ये तो बेसिक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से रीजनिंग में आपको सब कुछ ही पढ़ना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ मैथ्स में कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा छोड़ दो, पर रीजनिंग में ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ ही पढ़ो, पर 80 से 90% आपका कवर होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में अच्छा स्कोर सबका आता है एंड रीजनिंग कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। तो रीजनिंग में आपको ईजी भी है, रीजनिंग भी बहुत हार्ड नहीं है, तो रीजनिंग में आप सब कुछ ही कवर करिए। अंकुश लांबा सर फॉर पजल्स एंड डिटेल रीजनिंग के लिए मेरिट शाइन, मैंने एक सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसी का मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था मेरिट शाइन को लेकर, तो मैंने फिर उनकी वीडियोस देखी थी। तो मेरिट शाइन तुम देख सकते हो डिटेल रीजनिंग को लेकर, एंड पजल्स के लिए अंकुश लांबा सर बेस्ट है, उनसे बेहतर कोई नहीं है भाई। तो और जो बाकी है मिसलेनियस में जो आते हैं, हाँ, एंड मैं पिछली वीडियो में एक चीज़ बताना चाह रहा था पर मैं बता नहीं पाया था, तो मैं अभी कवर कर देता हूँ, मैं भूल गया था। देखिए जैसे कि सपोज करिए जब आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड रीजनिंग दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो जैसे आपके सामने जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, जैसे हाउ मेनी, जैसे कुछ भी है, जैसे कुछ कोई वर्ड है वेनम है, तो आपको ये पता जाना चाहिए कि ई के बाद जैसे LMNOP, तो ऐसे आप ये करके निकालते हैं कि इनके बीच में कितने नंबर है, इनके बीच में कितने मिसलेनियस जो होते हैं। जैसे कोई बड़ा सा वर्ड है, उसके उस कोई बड़ा सा वर्ड है इमीडिएटली, तो जैसे इमीडिएटली में है कि 2nd 8th 15th वगैरह, इन वर्ड्स को मिला के कौन सा वर्ड बन रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन है तो इनको स्किप कर दो, इनको एड करके छोड़ो यार, क्योंकि सपोज करिए आप इन क्वेश्चन पे चले गए और एंड में आपकी एक पजल छूट रही है और आपके पास 2 मिनट है, तो आप इम्पॉसिबल हो गया ना। बट अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आपका जो एंड में पजल बचनी है उसके लिए आपके पास 5 मिनट है, तो आपको एक अनफेयर एडवांटेज ये मिल रहा है कि आप वो पजल कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन छोड़ दिए, तो फिर आपके 2 मार्क्स छूट रहे हैं पर आपको 5 मार्क्स तो कंप्लीट हो रहे हैं ना। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी होते हैं, मतलब रीजनिंग में, उनको आप एंड में करने की कोशिश करिए। जो लेंदी क्वेश्चन है उनको एंड में करने की कोशिश करिए, जो सिंपल क्वेश्चन है उनको पहले करिए। तो ये मैं बताना भूल गया था, तो अभी बता दिया। बाकी पजल क्लियर अंकुश लांबा सर, क्रिटिकल रीजनिंग में मेरिट शाइन, एंड मेरे ख्याल से पजल्स पे बहुत फोकस करिए, और पजल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। पजल में प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने आप तेज होती रहेंगी। कुछ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो सब अंकुश लांबा सर अपनी वीडियोस के थ्रू बता देते हैं कहीं ना कहीं। तो अब हम लोग आते हैं, क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जियो हो गया, कंप्यूटर अवेयरनेस कभी कभार कर लेता हूँ RRBPO के लिए, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस में आई गॉट लाइक मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा स्कोर आ गया, 25+ मुझे मिला आउट ऑफ 40, 25+ आउट ऑफ 40 RRBPO में। तो फिलहाल मैं तो BCA कर रहा हूँ, एंड बचपन से, लाइक जब मैं 6th 7th क्लास में था तभी से मैं कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट जो मेरा CPU था उसको मैं पूरा खोल खाल के इधर उधर करके ग्राफिक्स कार्ड रैम वगैरह निकाल के वगैरह बहुत कुछ करता रहता था, इधर उधर चीज़ें प्रोसेसर चेंज कर लेता था खुद ही। तो मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में बचपन से, एंड जैसे बड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो CS, और मैं BCA भी कर रहा हूँ, तो CS में मुझे काफ़ी कुछ आता है, तो शायद इसलिए मेरे फोटो, शायद इसीलिए मेरे 25+ आउट ऑफ 40 आया है। तो मैं कंप्यूटर साइंस में ये बता सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि हालांकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने 1 मिनट 1 सेकंड भी इसकी कुछ नहीं देखी, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस मॉक्स में देता था कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर साइंस में व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़, यार फिलहाल तो मेरा ये डिसीजन है कि अभी मैंने ऑलिव बोर्ड की एक वो देखी थी, क्या बोलते हैं उसको, PDF, यार एग्जैक्ट नाम नहीं है PDF का, बॉलीवुड की PDF देखी थी, तो मैंने उसमें ये देखा था कि हाँ वो थोड़ा कंपैरेटिवली रिलेटेबल कंटेंट था, क्योंकि जो मैं एग्जाम देके आया था उससे तो रिलेटेबल था, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, और बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाता है, क्योंकि जो मेरे मार्क्स हैं मुझे तो लाइक नॉलेज आ रहा है, तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से करा, तो फिर बाकी हो पाएगा तो मैं कंप्यूटर साइंस पे वीडियो बनाऊंगा, कंप्यूटर अवेयरनेस पे, कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिलहाल अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं, तो मैं उसमें बता नहीं सकता ना किस सर से क्या देखो, पर फिलहाल बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। और ऑलिव बोर्ड की वो PDF अच्छी है, मैंने अभी हाल ही में देखी है। फिलहाल मैंने तो नहीं पढ़ी थी तब तो मैं सिर्फ मॉक्स ही दिया था, शायद देखी होगी, बट मैंने सिर्फ मॉक्स दिया था, बाकी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था कंप्यूटर अवेयरनेस। और फिलहाल अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो मैंने जितना पढ़ा अभी, मतलब जितना मैंने देखा वगैरह वगैरह, तो मुझे पता लगा कि डिस्क्रिप्टिव AI चेक करता है। तो यार अगर AI चेक कर रहे हैं तो क्या इशू आ रहा है, सीधा सिर्फ 4-5 चीज़ों पे ध्यान दो, एक ग्रामर सही रखो, स्पेलिंग मिस्टेक ना करो,
ग्रामर सही है, स्पेल सही है, और मीनिंगफुल चीज़ें लिखो, कुछ भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना लिख दो। और इनफैक्ट टॉपिक रिलेटेड जो है वही लिखो यार, एआई चेक कर रहा है, उसको थोड़ी ज़्यादा वो होगा इशू कि तुम क्या लिख रहे हो। तो टॉपिक बस बेसिक जो उनके रूल्स होंगे उनको फॉलो करो, ग्रामर लिखो और स्पेलिंग सही रखो, मीनिंगफुल रखो, टॉपिक रिलेटेड रखो, एआई चेक कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव में भी यही ध्यान दो। बाकी वीडियो बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। तो फिर अभी मैं अपनी माय अप्रोच मैं जल्दी से बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। मेरे पास तो 1 महीना ही था, 1 डेढ़ महीना था मेंस के लिए। 1 डेढ़ महीने में मैंने मेंस निकाला है, क्योंकि उससे पहले प्री प्रिपरेशन करा था। प्री का रिजल्ट आने के बाद शायद, हाँ, 1 डेढ़ महीने में मेंस निकाला है। तो फिर मैंने क्वांट रीजनिंग में कम ध्यान दिया, क्योंकि मुझे तो क्वांट रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई है। प्री में इतने प्री में मैंने क्योंकि बहुत पढ़ी थी क्वांट रीजनिंग, क्योंकि प्री मेरे आरआरबी पी था तो उसमें से क्वांट रीजनिंग ही था, बाकी कुछ था नहीं। तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी क्वांट रीजनिंग। मैं बहुत दिन में 8-8, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ा था, 6-7-8 घंटे। तो क्वांटिटी पढ़ता, तो क्वांटिटी मैंने कम ध्यान दिया। इनफैक्ट मैंने इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स रोज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तभी मैंने स्टार्ट किया था जब मेरा मेंस आया था। तो इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स रोज़ पढ़ता था और बुक्स पढ़ता था। बुक्स ऐसे मतलब मैं हमेशा से ही पढ़ता आ रहा हूँ, ये नहीं था कि मेंस आ रहा है इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो उस समय इंग्लिश में यही करता था। और फिर मेरे ख्याल से जीएस पे मैंने ध्यान दिया। आखिरी के 10-15 दिन मैंने जीएस बहुत पढ़ी थी, रोज़ 5-4 घंटे मैं जीएस को ही देता था। क्लाउड अफेयर्स के वही 10-100 क्यों है जो मैंने बताए थे। और कंप्यूटर साइंस मैंने देखी नहीं थी, मॉक्स देता था, रोज़ मॉक्स देता था। जब एग्ज़ाम आ रहा था, करीब था मतलब मेंस का, तो मैं रोज़ मॉक्स देता था, रोज़ एक मॉक दे देता था। मतलब 2 घंटे का मॉक है, फिर 2 घंटे एनालाइज में जा रहे हैं, 4 घंटे जीए पढ़ ले रहा हूँ, ऐसे ही हो गए 8 घंटे। बाकी टाइम मिला तो क्वांटिटीज इंग्लिश देखता था। तो आखिरी में मतलब मेरे पास तो बहुत है, मैंने 10-15 दिन थे, तो मैं इसलिए मेरा इतना ज़्यादा फकड अप शेड्यूल था कि मुझे 10-12 घंटे पढ़ने पड़ रहे थे। पर फिलहाल आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो फिर 10-12 मैंने ज़्यादा बता दिया यार, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। तो आपके पास फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप अगर रोज़ आज से कंसिस्टेंटली 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर आपका निकलेगा मेंस। एंड अपने आप पे भरोसा रखिए, यू विल श्योरली डू इट। बाकी कंप्यूटर अवेयरनेस की मैं स्ट्रैटेजी बना दूंगा। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में अगली वीडियो किस चीज़ बनाऊँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।